Welcome students, continuing our fifth chapter, that is practicing independent writing, and today we will cover its second topic, that is practicing daily living writing. स्टूडेंट्स, जैसे कि इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में हमने बात करी थी इंडिपेंडेंट राइटिंग के बारे में कि गाइडेड राइटिंग के बाद ही इंडिपेंडेंट राइटिंग आती है। गाइडेड राइटिंग होती है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब स्टूडेंट्स टीचर के गाइडेंस के अंडर राइटिंग कर रहे हैं तो उन्हें एक पूरा फॉर्मेट मिल जाता है कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि टीचर उन्हें स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी हर चीज प्रोवाइड कर रही है, हर तरह से गाइड कर रही है। तो फिर वो इंडिपेंडेंट राइटिंग में अपने आप से लिख सकते हैं, उन्हें एक आइडिया होता है कि किस तरह से लिखना है। और उसी के कंटिन्यूशन में हमने ये देखा था कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, ऐसे स्टोरीज वगैरह में कैसे लिखते हैं। वही चीज इस सेकंड टॉपिक में और आगे प्रैक्टिस के रूप में बताई गई है कि जब हमने डेली लिखने का अभ्यास करना है, जब हम डेली लिखेंगे कि किस तरह से राइटिंग में परफेक्शन हो, तो हम वो और किन चीजों के थ्रू या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनके थ्रू हम डेली राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आज सेकंड टॉपिक में हमने एप्लीकेशंस, एजेंडा और मीटिंग और साथ साथ नोट टेकिंग के बारे में जानना है कि ये सब क्या होते हैं और इनको हमने कैसे लिखना होता है। इससे क्या है कि डेली जब हम इनके बारे में लिखेंगे तो राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। जनरली वैसे ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और बच्चों को एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो जब छोटे बच्चे हैं, लिखना हम सिखा रहे हैं, तो नेचुरली बात है कि एप्लीकेशंस भी सिखाएंगे। तो ये डेली प्रैक्टिस में आती है कि बच्चों ने लिखनी ही है एप्लीकेशन। तो इसी तरह से एजेंडा, मीटिंग, नोट टेकिंग, ये सब क्या होता है हमने स्टूडेंट्स को समझाना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझें। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। देखिए, जब हमने राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है और स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन लिखने के बारे में बताना है, तो उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने डिटेल में उनको समझाने हैं, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का अपना एक मेथड होता है लिखने का। किस तरह से हमने लिखना है, हमने ये स्टूडेंट्स को क्लियरली समझाना है। तो देखिए, ईच एप्लीकेशन हैज स्पेसिफिक एजेंडा टू प्रेजेंट बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज फॉर्मल एंड डज नॉट वेरी मच। हर एक एप्लीकेशन का अपना एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है, मतलब जो एप्लीकेशन जिस लिए लिखी जा रही है वो पर्टिकुलर उसका एजेंडा है टू प्रेजेंट, की उसने क्या प्रेजेंट करना है। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल होता है, वो अधिकतर अलग अलग नहीं होता है। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन लिखने का मेथड है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट नहीं होगा सब में, लेकिन एजेंडा जो है वो हमारा डिफरेंट होता है कि हमने एप्लीकेशन किस लिए लिखनी है। तो इस बात को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझें, बताएं और ये देखें कि एप्लीकेशन में होते कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है और क्लियर करना है। सबसे पहले होता है उसमें हमारा एड्रेस ऑफ रिसीवर, मतलब हम जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिसीवर मतलब जिसके पास वो एप्लीकेशन जाएगी, सबसे पहले उसका एड्रेस। उसके बाद सामने आता है साथ साथ एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब भेजने वाले का एड्रेस होगा इसमें, जो लिख रहा है एप्लीकेशन उसका भी पूरा एड्रेस आएगा। उसके बाद मेन होता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर या एप्लीकेशन, कि जो हम वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, मतलब मेनली उसमें लिखा क्या गया है, वो सब्जेक्ट की किस लिए लिखी गई है। फोर्थ वन इज एड्रेसिंग द रिसीवर, जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है, उसको एड्रेस करना, मतलब जैसे हम रेस्पेक्टेड सर, मैडम, डियर सर, इस तरह से जैसे हम लिखते हैं तो उसको एड्रेस करना। नेक्स्ट होता है हमारा बॉडी। बॉडी मतलब उस पूरे डिटेल में हमने उसमें ये लिखना कि हमने क्या क्या बात बतानी है, क्या होता है। इस बॉडी को डिटेल में समझेंगे कि इन द बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन 3 थिंग्स मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली, कि बॉडी में जो है
थ्री थिंग्स होती हैं और उनको हमें क्लियरली बताना होता है कि ये एप्लीकेशन हम किस लिए लिखे जा रहे हैं। बॉडी ही जो है ये मतलब मेन पार्ट है जिसमें हमें पता लगेगा कि एप्लीकेशन लिखी किस लिए जा रही है। तो वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब सबसे पहली बात है आप अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए इस पार्ट में। सेकेंड वन इज व्हाई यू आर सूटेड, आप इसके लिए फिट कैसे हैं, मतलब आप इसमें कैसे सूटेड हैं, सूट बैठ रहे हैं, ये आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपने आप को उस काबिल कैसे मानते हैं। एंड द थर्ड वन इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। मतलब अगर ये एग्जाम्पल है जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, और आप उस जॉब के लिए कितने फिट हैं, क्यों फिट हैं ये बताना है, और साथ साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये मेन थ्री थिंग्स हैं जो इस बॉडी में, एप्लीकेशन की बॉडी में हमने क्लियर करनी है। While writing, we have to remember that application should always remain formal and can never be written in personal tone. मेन बात ये है कि एप्लीकेशन लिखते हुए हमें फॉर्मल ही रहना है, ये कभी भी पर्सनल टोन में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज हम इसमें लिखेंगे बताएंगे वो एक फॉर्मल वे में होनी चाहिए, कभी भी पर्सनली नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट में आता है सैल्यूटेशन, मतलब लास्ट में रिगार्ड्स विद थैंक्स विद रिगार्ड्स, इस तरह से जो हम करते हैं सैल्यूटेशन, हमारे रिसीवर को सैल्यूटेशन लिख के हम एप्लीकेशन खत्म करते हैं। तो ये मेन जो है ये हिस्से हैं, पार्ट्स हैं इसके 6, किस तरह से हमने एप्लीकेशन लिखनी है, और ये पॉइंट्स अच्छे से हमने स्टूडेंट्स को लिखने सिखाने हैं ताकि वो जब एप्लीकेशन लिखना सीखें तो ठीक लिखें। आइए स्टूडेंट्स अब हम जाने एजेंडा और मिनट्स राइटिंग के बारे में। ये क्या होता है और इनको लिखते हुए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ये हमने स्टूडेंट्स को अच्छे से बताना है। एजेंडा एंड मिनट्स बोथ आर रिलेटेड विद मीटिंग। ये जो दोनों हमारे वर्ड्स हैं एजेंडा एंड मिनट्स, ये दोनों ही मीटिंग से रिलेटेड होते हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरह की कहीं भी मीटिंग हो रही है, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में जो भी मीटिंग हो रही है ये उससे रिलेटेड होते हैं। एजेंडा इज द आउटलाइन ऑफ व्हाट टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, मिनट्स आर द समराइज्ड प्रोसीडिंग इन ए मीटिंग। जो एजेंडा है वो इस बारे में होता है, वो ये चीज होती है कि मीटिंग में डिस्कस क्या होना है, मतलब मेनली किन पॉइंट्स पर मीटिंग हो रही है वो हमारा एजेंडा है। और मिनट्स जो होता है वो पूरी मीटिंग की जो प्रोसीडिंग थी उसकी एक तरह से समरी टाइप में होती है। देखिए अभी डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, ये वर्ड टू वर्ड भी हो सकता है और ये उसकी समरी भी हो सकती है। These are formal writing formats but varies institute to institute. ये formal writing frames होते हैं लेकिन institute to institute ये differ करते हैं। मतलब एक institute अपने एजेंडा और अपने मिनट्स अपनी तरह से अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकता है। उन्होंने एजेंडा में कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं, मिनट्स में कौन कौन सी बातें बतानी है, किस तरह से क्लियर करना है, तो ये वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। आइए इनके बारे में डिटेल में और समझें। एजेंडा कैन बी ब्रॉड एरिया बेस्ड इनफॉर्मल लिस्ट टू बी डिस्कस्ड और कुड बी वेरी स्पेसिफिक पॉइंट वाइज प्री प्लानिंग। मतलब एजेंडा जो होता है वो एक तरह की पॉइंट वाइज प्री प्लानिंग होती है, मतलब वेरी स्पेसिफिक पॉइंट वाइज प्री प्लानिंग है। ब्रॉड एरिया होता है, इनफॉर्मल लिस्ट होती है इस बारे में कि हमने क्या डिस्कस करना है, हमने क्या बताना है, मीटिंग में किस चीज के बारे में मीटिंग है, उसमें क्या क्या डिस्कस होगा, ये वही स्पेसिफिक पॉइंट वाइज प्री प्लानिंग है। मतलब कोई भी मीटिंग, कहीं भी मीटिंग हो, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी हो रही है तो उसके बारे में पहले से ये पॉइंट्स डिसाइड कर लेना कि मीटिंग किन मुद्दों के ऊपर है। बट इट शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस एंड सर्कुलेटेड बिफोर मीटिंग। ये एजेंडा के बारे में ये बात है कि ये हमें मीटिंग होने से पहले जरूर डिसाइड कर लेनी चाहिए और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सर्कुलेट कर देनी चाहिए। मतलब जिन्होंने उस मीटिंग में आना है, जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड करनी है, उन तक ये इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचनी चाहिए कि मीटिंग किन किन पॉइंट्स के ऊपर है। जनरली ए नोटिस इज सर्व्ड in educational institute to declare
प्रिपेयर एजेंडा ऑफ कमिंग मीटिंग। जनरली तो क्या होता है इंस्टीट्यूट वगैरह में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहां पे जो कमिंग मीटिंग है उसका एजेंडा पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। देयरफॉर इट आल्सो इंक्लूड टाइम, प्लेस एंड पर्सन टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। इसीलिए एजेंडा में ये क्लियरली पता होता है कि उसमें ये सब बताया जाता है, टाइम, प्लेस, पर्सन, जो भी उस मीटिंग में पर्सन प्रेजेंट रहेंगे, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा, तो ये सारी चीजें मीटिंग में एजेंडा में पहले से ही क्लियर कर दी जाती हैं। मिनट्स आर केप्ट व्हाइल मीटिंग इज गोइंग ऑन। जब मीटिंग चल रही होती है उस टाइम ये नोट किए जाते हैं मिनट्स। इट इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीडिंग। जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब जो मीटिंग में हो रहा है उसकी ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब उन पॉइंट्स के बारे में सारा लिखा जाता है, वो सारी बातें लिखी जाती हैं जो कि मीटिंग में डिस्कस हो रही होती हैं। जनरली ए एजेंडा वाइज मिनट इज प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर इम्प्लीकेशन। जो एजेंडा वाइज मिनट है, देखिए मीटिंग के लिए पहले एजेंडा डिसाइड हुआ, उस एजेंडा के अकॉर्डिंग जो मीटिंग हो रही है उसके लिए उसकी हर बात को जो हम लिखेंगे वो मिनट्स होता है, और वो फर्दर इम्प्लीकेशन के लिए, मतलब आगे लागू करने के लिए ये सब नोट किया जाता है। Minutes also help others who were not present in the meeting get informed about it। जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हैं उनको भी ये बताने के लिए कि मीटिंग में क्या हुआ, ये मिनट्स इसके लिए तैयार किए जाते हैं। देखिए जनरली क्या है, जैसे हायर अथॉरिटीज की मीटिंग हुई, किसी भी फील्ड में आप देखिए, जैसे अब हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके भी ऊपर हायर अथॉरिटीज हैं, नेक वगैरह है, ये सब जैसे हैं। अब इनमें मीटिंग हुई, इसमें कुछ डिसाइड हुआ, उन्होंने वो चीजें कॉलेज में करवानी है, तो उनकी जो मीटिंग हुई उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, मिनट्स उसमें ये सब लिखे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंटेशन कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को वो भेजी जाती है ताकि उनको पता लगे कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। तो इसीलिए ये हमारी होती है कि जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिनट्स वेरी एज रिक्वायर्ड। देखिए मिनट्स ये बदलते रहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मीटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या बात आगे बतानी है, किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि इनका कोई एक सेट रूल है कि इस तरह से मिनट रखने, नहीं, ये डिफरेंस होता है, ये अलग अलग तरह से लिखे जा सकते हैं। इट कुड बी ए वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंटेशन लाइक ए परमानेंट प्रोसीडिंग, और इट मे बी समरी ऑफ व्हाट हैपेंड। देखिए ये वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है कि एक एक वर्ड जो कि मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है वर्ड टू वर्ड लिखा जाए, या ये समरी भी हो सकती है कि मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में एक समरी टाइप में भी लिखा जा सकता है। मिनट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस एंड इन नैरेटिव फॉर्म। मिनट्स को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है और नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। और मेनली एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य होती है कि जो लिख रहा होता है उसे बहुत ज्यादा स्पीड से लिखना होता है ताकि कोई भी बात रह ना जाए, लिखनी रह ना जाए, तो इसीलिए इसे बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक रिपोर्टिंग एन एक्चुअल इवेंट बट विद एन फॉर्मल ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू। ये लगभग सा एक रिपोर्टिंग की तरह है कि हम किसी एक्चुअल इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस तरह से है, लेकिन ये इसकी फॉर्मल ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है। मतलब फॉर्मल जो है हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू हमने लिखना है, लेकिन एक एक्चुअल इवेंट की रिपोर्टिंग करनी है। आफ्टर राइटिंग जनरली मिनट्स आर प्रॉपरली एडिटेड एंड टाइप्ड एंड पब्लिश्ड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑफिस। जब पूरा ये मीटिंग हो जाती है, सारे मिनट्स लिख लिए जाते हैं, तो ये जो होता है लिखने के बाद मिनट्स को प्रॉपरली एडिट किया जाता है, उन्हें टाइप किया जाता है, और जो प्रोटोकॉल है ऑफिस का, जो वो जिस चीज पे उन्होंने बनाना है, बताना है, उसके अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया जाता है। मिनट्स आल्सो मे हैव अटैचमेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स और राइट्स ऑफ यूज टू अराइव टू द कंक्लूजन। मिनट्स के साथ हम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं और या राइट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। मतलब ये डिमांड के अकॉर्डिंग है कि कहां पे भेजने हैं, क्या मिनट बताने हैं, किस तरह से बताने हैं, किन लोगों तक पहुंचाने हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका एक एजेंडा टाइप में बन जाता है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स
पॉइंट्स लगाने हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हमें मिनट्स के साथ भेजनी है। तो ये हमारा एजेंडा और मिनट्स है और ये क्लियरली हमें स्टूडेंट्स को समझाना है ताकि जब वो इनके बारे में लिखें तो उनके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो कि उन्होंने कौन कौन सी बातें इनको लिखते हुए कवर करनी है। नाउ नोट टेकिंग प्रैक्टिस। ये टॉपिक हमारे इस बारे में है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उन्होंने कौन कौन सी बातें सिर्फ सुननी है, कौन सी लिखनी है और किस तरह से लिखनी है। तो यही चीज इसमें हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, इन क्लासरूम वन मेजर चैलेंज फॉर स्टूडेंट इज हाउ टू बैलेंस बिटवीन लिसनिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लासरूम एंड आल्सो कीप ए नोट अबाउट इट। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं तो मेजर चैलेंज स्टूडेंट के लिए ये है कि वो किस तरह से बैलेंस करें, सुनने पे ज्यादा ध्यान दें, बैलेंस बिटवीन लिसनिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन की जो चल रहा है उसको सुने एंड आल्सो कीप ए नोट अबाउट इट, और उसके बारे में कुछ नोट भी करके रखें, उसके बारे में लिखें कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है। Note taking is a purely skill based activity which involves more than one senses to be at their best skill at the same moment। देखिए, जो ये नोट टेकिंग है ये स्किल बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें एक से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, मेनली हमारी क्या है, आप सभी को पता है 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो नोट टेकिंग हमारी एक्टिविटी है ये स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, इसमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, इट मीन्स लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। इसमें स्टूडेंट्स को साथ साथ लिखना है तो राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी और उसमें यह देखना है कि हमने क्या क्या लिखना है, किस तरह से करना है। टीचर अगर बुक में से भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं तो रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी, और अगर क्वेश्चनिंग भी साथ साथ है कि बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, उन्होंने बताना है, तो नेचुरली बात है स्पीकिंग स्किल भी होगी। तो मतलब मेनली तो वैसे इसमें लिसनिंग और राइटिंग स्किल का ज्यादा डेवलपमेंट चलता है, लेकिन फिर भी एक से ज्यादा स्किल तो इसमें होती ही है डेवलप, तो इसीलिए ये एक हमारी स्किल बेस्ड एक्टिविटी कहलाती है। Therefore one has to learn what to write and what to discard in a note। इसीलिए एक स्टूडेंट को ये अच्छे से समझना होगा कि क्या लिखना है और क्या नोट में डिस्कार्ड करना है, मतलब क्या ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट जो नहीं है वो हमने नहीं लिखनी है। तो ये चीज किस तरह से स्टूडेंट ने समझनी है, इसका भी अपना एक रूल होता है और मेन मतलब एक तरीका है कि किस तरह से हम इस एक्टिविटी को अच्छे से स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना सिखा सकते हैं। देखिए, द जनरल रूल इज दैट द पेपर इज डिवाइडेड इन 3 और 4 सेक्शंस। मेन जनरल रूल्स इसमें ये है कि जो पेपर है उस पे हम 3 और 4 सेक्शंस बना लें। उससे फिर क्या होगा कि अलग अलग पोर्शन बन जाएगा, तो उसमें हम उसी हिसाब से लिख सकते हैं कहाँ पे हमने क्या लिखना है। कोई मेन पार्ट के लिए बना लिया, कोई पॉइंट के लिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। दिस इज पेज लेआउट फॉर नोट टेकिंग। नोट टेकिंग के लिए ये एक पेज लेआउट है कि 3 या 4 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर लें। जनरल इंफॉर्मेशन इज रिटन इन मेन मिडल पार्ट। जो जनरल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसे तो हम मेन मिडल पार्ट में लिख लें। देन यू हैव मार्जिन पोर्शन इन लेफ्ट साइड एंड बॉटम। लेफ्ट साइड में भी और बॉटम साइड में इस तरह से जो पोर्शन है उसमें हमारा क्या है, हम और भी लिख सकते हैं। 4 पोर्शन बनाए हैं तो लेफ्ट के साथ साथ हमारे राइट साइड भी मिलेगा, बॉटम में भी जगह मिलेगी, तो हम उसे इस किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। सम आल्सो यूज राइट साइड मार्जिन फॉर सम स्पेशल इंफॉर्मेशन और बैकअप क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी क्लियर्ड लेटर ऑन। क्या है कि जो राइट साइड मार्जिन है कई बार स्टूडेंट्स वो इसलिए रख लेते हैं कि उसमें हम स्पेशल इंफॉर्मेशन रखें या कुछ ऐसे बैकअप क्वेश्चन हम लिखें जो लेक्चर खत्म होने के बाद डिस्कशन में वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं क्लियरली। जो कोई कंसेप्ट या कोई भी बात जो उन्हें क्लियर नहीं हो रही और वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो एक तरफ राइट साइड मार्जिन में वो उनको नोट कर लेते हैं ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद वो टीचर से उन पॉइंट को क्लियर कर सके। द लेफ्ट मार्जिन इज जनरली यूज फॉर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, न्यू कंसेप्ट, कोर आइडिया इन ए बॉडी डिस्कशन। जो हमारा लेफ्ट मार्जिन है जनरली वो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए, न्यू कंसेप्ट के लिए, कोर आइडिया जो एक बॉडी में है या डिस्कशन के लिए, इसके लिए यूज होता है।
द बॉटम मार्जिन इज यूज टू राइट कंक्लूजन ऑन द होल नोट। जो होल नोट है, जो पूरा बताया जा रहा है, उसके बारे में कंक्लूजन लिखने के लिए बॉटम पार्ट को यूज किया जाता है। समरी और कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी। आगे पढ़ने के लिए, उसको दोबारा पढ़ने के लिए, समझने के लिए समरी और कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू यूज नोट इन फुल एडवांटेज, लर्नर शुड गो बैक टू द नोट as soon as possible to use it for further input। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अगर इस नोट का, जो हमने क्लास में लेक्चर के दौरान नोट टेकिंग एक्टिविटी करी, सारे नोट्स लिखे, मेन पॉइंट्स लिखे, अगर हमने उसका फुल एडवांटेज लेना है, पूरा फायदा उठाना है, तो उसे बहुत जल्दी साथ साथ रिवाइज करना होगा। लर्नर शुड गो बैक टू द नोट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके हमें साथ उतनी जल्दी क्लास वर्क रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जो अगर कोई बात लिखनी रह भी गई है तो हम उसे साथ साथ रिवीजन के दौरान, मतलब सेम डे घर जाके या ज्यादा 1-2 दिन के अंदर अंदर उसे रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि वो हमारे माइंड में क्लियर हो कि हम क्या लिखा था, क्या लिखना चाह रहे थे, और अगर कुछ रह गया है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि वो फर्दर जो हमने जब उसका आगे यूज करना है तो हम उसका पूरा यूज कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे मेन 3 पार्ट्स थे जो हमने और इंडिपेंडेंटली राइटिंग सिखाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देने हैं। जनरली ये जो एप्लीकेशन हैं, एजेंडा, मिनट्स और ये हमारा नोट टेकिंग था, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेली यूज होते ही हैं किसी ना किसी रूप में। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो ये मीटिंग हमने अटेंड करनी है, उसके मिनट्स लिखने होते हैं, एजेंडा हमें पता होना चाहिए हम किस लिए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और कहीं पे भी हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हैं, स्टूडेंट्स ने आगे बड़े होके अप्लाई करना है, तो ये बेसिक ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को आनी ही चाहिए। और नोट टेकिंग एक्टिविटी है, कहीं भी हमने कुछ नोट करना है तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से करना है। और ये डेली प्रैक्टिस के लिए है। डेली जब स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें लिखना भी आएगा और वो इंडिपेंडेंटली से लिखना सीखेंगे। उन्हें पता लगेगा डेली प्रैक्टिस से कि हमें कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए, और मेनली ये बात है कि उनकी राइटिंग स्किल इससे डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।